आज मैं पिछली क्लास में जो पढ़ाया हूँ उसी को मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित ये कविता तू क्यों बैठ गया पद पर, एक बेहतरीन प्रोत्साहन इसमें मिला है, इंकरेजमेंट है मनुष्य के जीवन में। उसके लिए ये हरिवंश राय बच्चन जी वैसे एमए इंग्लिश किए हुए हैं, इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, लेकिन हिंदी में इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। और हिंदी प्रदेश के होने के कारण, यूपी के इलाहाबाद के होने के कारण उन्होंने हिंदी में महारथी थी उन्हें, इसीलिए हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। हलावाद के प्रवर्तक माने गए। हाला का अर्थ होता है शराब को भी हला कहा जाता है और विष को भी हला कहा जाता है। तो इन्होंने उमर खयाम की रचनाओं का जो फारसी के कवि है उसका भी अनुवाद किया है, एक अच्छे अनुवादक के रूप में भी उभरे हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ईशानी मंत्रम इनकी प्रमुख रचनाओं में गिने जाते हैं। और विशेषकर हरिवंश राय बच्चन जी के परिवार में कुछ मीन्स थोड़ी अशांति थी। उनकी पत्नी का विवाह हो गया था, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो इनका दूसरा विवाह हुआ था 6 वर्षों के उपरांत। इस तरह से बाद में उनके 2 पुत्र हुए हैं, अमिताभ बच्चन जी और अमिताभ बच्चन जी। जो अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के प्रमुख हीरो माने जाते हैं, काफ़ी सम्मान उन्हें मिला है बॉलीवुड में। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की जो काव्य यात्रा है, उस काव्य यात्रा में उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, समीक्षा भी की है। निबंध में आपके नए पुराने झरोके, टूटी छोटी कड़ियाँ, फिर आत्मकथा भी आपने लिखे हैं, अनुवाद भी किए हैं। अनुवाद में नेहरू राजनीतिक जीवन चरित्र, रूसी कविताएं भी और हैमलेट, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसे उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है और अच्छा नाम कमाया है। 1929 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की थी। फिर बाद में अंग्रेज़ी में उन्होंने एमए की है। आयरलैंड जाकर इन्होंने आयरिश कवि ईड्स के संबंध में शोध कार्य भी किया है। 1954 में 1954 में मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में ये जो परिचय दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको शार्ट में एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है। 4 कवियों को पूछा जाता है, 2 कवियों के बारे में आपको लिखना पड़ता है, इसीलिए कवि के बारे में भी जानकारी आपको रहना बहुत ज़रूरी है। लगभग आपके प्राचीन कविता के 3 कवि और नवीन कविता के 5 कवि, कुल मिलाकर 8 कवि आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये 8 कवियों में मैक्सिमम आपको कम से कम आपको एक 4-5 कवियों के बारे में अच्छी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संदर्भ सहित व्याख्या में पहला पैराग्राफ जो आपका होता है प्रस्तावना में भी कवि के बारे में आपको कुछ लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको शार्ट क्वेश्चन में भी कवि के बारे में टिप्पणी जो है ना लिखना पड़ता है। आपको लगभग 5 मार्क्स आपको मिलेंगे उसके लिए, तो इसीलिए कवि के बारे में जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि 1954 में इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया है और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की है और वहाँ जाकर आयरिश महाकवि ईड्स के संबंध में शोध कार्य किया था। यानी कुल मिलाकर आप एक इंग्लिश डिपार्टमेंट के शोधार्थी है। एमए में उन्होंने इंग्लिश किया है और पीएचडी भी उनका इंग्लिश में ही हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना कलम चलाया है, हिंदी साहित्य में उन्होंने कविता लिखी है और उनके कविताओं को सम्मान मिला है हिंदी साहित्य में। ऐसे कवि यहाँ पर जो प्रस्तुत किए हैं कविता, उसका शीर्षक है तू क्यों बैठ गया है पद पर। पद तो जीवन में बहुत सारे होते हैं, हर एक के जीवन में। विशेषकर हम देखेंगे तो पद भगवान की तरफ जाने के लिए भी होता है और अपने जीवन में सफल होने के लिए भी होता है और सबकी अपनी अपनी आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, एम्स, गोल्स होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने बिना कोई गोल के अपने जीवन को यूं ही बिता देना चाहता है, कोई उसका लक्ष्य नहीं है, तो उसको पहली पंक्तियों में संबोधित कर रहे हैं। पहली पंक्ति एक बार कविता देखिए, मैं आपको इधर रख रहा हूँ, शायद इसमें कविता नहीं है आप लोगों के लिए। कल मैं दिया था आपको, इसमें से कविता डिलीट हो गई है। कल मैं आपको कविता दिया था और आप देख सकते हैं उसमें पहली पंक्तियों में बता रहे हैं कवि कि तू बिना कोई गोल के लक्ष्य के रहेगा
तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। सब लोग अपने अपने जीवन के लक्ष्य को चुनकर आगे बढ़ रहे हैं। तुझे भी एक लक्ष्य को चुनना है और आगे बढ़ना है। और ये मार्ग जो है जटिल ज़रूर है, अवश्य कठिनाइयाँ ज़रूर होती है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन तू अपने पगों को आगे धरता चलना, आगे बढ़ता चलना, पीछे मुड़कर मत देखना। जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लक्ष्य को पाने के लिए तुझे आगे ही बढ़ना होगा। अगर तू रास्ते में बढ़ गया तो लोग देखकर तुझे हंसेंगे, तू लोगों के लिए तमाशा बन जाएगा और तेरी कमज़ोरी तेरी कमज़ोरी पे वो अवहेलना करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। तू आगे ही बढ़ते चले जाना। अगर तू रास्ते में चलते चलते जीवन के मार्ग में तू चलते चलते गिर भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं, तुझे घाव भी हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, मर भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। यानी अपने लक्ष्य के प्रति कितना क्या कहते हैं उसको, समर्पण जो है लक्ष्य के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कोई भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक का एक कोई ना कोई लक्ष्य होना ही चाहिए ना। लक्ष्य को लेकर ही लोग काम करते हैं। आप लोग हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी कुछ लक्ष्य होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई कवि बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है। तो इस तरह से सबका अपना लक्ष्य होता है और लक्ष्य को चुन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके अनुरूप ही हम काम करते हैं और उसके प्रति समर्पण होता है। अगर हम बिना कोई लक्ष्य के कोई काम करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता नहीं होती है। लक्ष्य को चुनने के बाद कभी हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप पीछे मुड़कर मत देखना, आगे ही बढ़ते चले जाना। गिरोगे मरोगे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास हर एक का होता है, हर एक का अलग अलग इतिहास होता है और इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे तुम्हारा बलिदान और तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी यातनाएं, तुम्हारे कष्ट और तुम्हारा समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति जो भी था, वो इतिहास में दर्ज कर दिया जाएगा। इतिहास के पन्नों में तुम्हें याद किया जाएगा। इसीलिए तुम आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। ये लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, अंतिम पंक्तियों में ये भी बता रहे हैं कि वो अपने तरफ से बताते हैं कि उनमें इतना लक्ष्य के प्रति समर्पण है और इतनी चेतना है उनमें कि अंतिम बार भी, यानी मृत्यु के बाद भी वो चिता तक स्वयं जो है चलकर जाना चाहते हैं। मृत्यु के उपरांत भी वो चलकर जाना चाहते हैं, यानी मरना नहीं चाहते हैं, चलना ही चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते हैं। आगे ही बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बैठो मत, बैठेंगे तो सुस्त हो जाओगे, लेज़ी हो जाओगे। आगे बढ़ने में ही जीवन की सफलता है और इसीलिए वो स्वयं बताते हैं कि तुम आगे बढ़ने से क्यों कतराते हो, क्यों बैठ जाते हो, क्यों थक जाते हो, क्यों बैठ गए हो राह पर। लोगों के लिए तुम तमाशा बन गए हो, लोग तुम्हें देखकर अवहेलना कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तुम क्यों बैठ गए हो। तुम चलते जाओ, आगे आगे ही चलते जाओ। और मैं जो है अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि अंतिम सांस छोड़ने के बाद भी चिता को भेंट होने के लिए मैं स्वयं खुद चलकर जाना चाहता हूँ, ये मेरी अभिलाषा है। लेकिन तुम्हारी अभिलाषा मुझसे कम क्यों है? तुम क्यों थक कर बढ़ जाते हो, क्यों आगे नहीं बढ़ते हो? इस प्रकार की बहुत सारी प्रेरणाएं जो है इस कविता के माध्यम से हमको मिल रही है। ये एक प्रेरणादायक कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो ये कविता थी आपकी 7वीं कविता आपके पाठ्य पुस्तक में। इसके बाद की जो कविता है वो अनुभव परिपक्व है। ये बहुत सिंपल कविता है। इसको लिखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय जी। ये कविता की कवि जो है वो आग्नेय जी, उनके बारे में मैं आज आप लोगों को समझाता हूँ, फिर कल कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। तो इस कविता के शीर्षक में अनुभव परिपक्व 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं और हम आज केवल हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय जी का परिचय आपको दे देंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय का आप नाम सुने हैं? बहुत कम सुने हैं। सुने हैं, नहीं सुने हैं? सच्चिदानंद वात्स्यायन आग्नेय सुने हैं?
ये प्रयोगवादी कवि है। हाँ, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद की एक लहर हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में गुजरी, जिसमें उसके प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आर्य को याद किया जाता है। इनकी कविताओं में नए नए प्रयोग हुए हैं और ये एक मनोवैज्ञानिक लेखक है। शेखर एक जीवनी इनका महान उपन्यास है, बहुत बढ़िया कृति है शेखर एक जीवनी। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। गोरखपुर के पास देवरिया ज़िले के कसिया नामक गाँव में हुआ था। आपके पिताजी पुरातत्व विभाग में काम करते थे। पुरातत्व मालूम है आपको? पुरातत्व सेवा, पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व डिपार्टमेंट विभाग, पुरातत्व विभाग, उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको मालूम इनकी क्या सेवाएं होती है? खुदाई करना। पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व विभाग, ये इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। इस डिपार्टमेंट का काम जो होता है, देश के विभिन्न इलाकों में ऐतिहासिक जानकारी के लिए खुदवाई करते हैं लोग। आप लोग को मालूम होगा खुदवाई के दौरान जो पुराने इतिहास से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं, चीज़ें मिलती हैं, तो उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर जांच पड़ताल होती है। इसका एक अलग विभाग है, पुरातत्व विभाग। इसमें अग्नि जी के पिताजी काम करते थे। तो ऐसे जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ये लोग ज़्यादा घूमते हैं देश के विभिन्न भागों में। तो इनके पिताजी भी इसी तरह से ज़्यादा घूमते रहते थे। तो अग्नि जी को काफ़ी सारा अनुभव प्राप्त हुआ है। लाहौर में इन्होंने बीएससी पास की थी। बीएससी साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप। उसके बाद इन्होंने अंग्रेज़ी विषय में एमए कंप्लीट किया है। वे भी अंग्रेज़ी के स्टूडेंट ही हैं। आग्नेय जी, वात्स्यायन आग्नेय जी भी एमए इंग्लिश किए हैं। हम इससे पहले जो कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़े, वो भी अंग्रेज़ी के स्टूडेंट ही हैं। उन्होंने भी एमए अंग्रेज़ी और पीएचडी अंग्रेज़ी की है। और आग्नेय जी भी अंग्रेज़ी के स्टूडेंट ही है। ये भी जो है एमए इंग्लिश पढ़े हुए हैं और एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। उसके बाद इन्हें देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के संदर्भ में 4 साल की जेल भी हुई थी। फिर ये भी कहा जाता है कि 2 साल तक भी घर में नज़रबंद भी रहे। और इनके 3 जो है प्रमुख पत्रिकाएं मानी जाती है, भारत, प्रतीक और दिनमान, जिसका संपादन उन्होंने किया था। और 40 से लेकर 42 तक वे दिल्ली में कार्य करने के पश्चात 43 से 46 तक भारतीय सेना के लिए भी आपने अपनी सेवाएं प्रस्तुत की है। और यूरोप के बहुत सारे देशों में उन्होंने भ्रमण किया है। बहुत काफ़ी सारा अनुभव उन्हें इकट्ठा करने का मौका मिला। और वे एक मनोवैज्ञानिक लेखक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। मन का अध्ययन और अपने पात्रों में सोचने और समझने की, और अंदर उनके मन में, अंतर्मन में उठने वाले जो द्वंद्व होते हैं, भावनाएं होते हैं, उसको काफ़ी गहराई तक जाकर आग्नेय जी पकड़ते हैं। शेखर एक जीवनी एक उनका इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। शेखर एक जीवनी में उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने पात्रों का अध्ययन किया है, पात्रों को प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त आपके कुछ काव्य भी प्रमुख है। चिंता, भग्नदूत और बाबरा हरी, कितने नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, इस प्रकार के आपके काव्य है। उपन्यासों में शेखर एक जीवनी का नाम काफ़ी मशहूर है। इसमें दो भाग हैं, प्रथम भाग है और द्वितीय भाग है। प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय 1944 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद आपका एक और उपन्यास नदी के दीप भी 52 में प्रकाशित हुआ। और आप अपने अजनबी भी आपका बहुत मशहूर उपन्यास माना जाता है। तो कुल मिलाकर आप एक कवि के रूप में और उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, जिसमें विपदा, परंपरा
कोठरी की बात, शरणार्थी, ये प्रमुख माने जाते हैं। यात्रा वृत्तांत भी आपने लिखे हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये आपके यात्रा वृत्तांत है। निबंध में त्रिशंकु, आत्मनेपद, आत्मबल, ये आपके निबंध माने जाते हैं। तार सप्तक नामक जो है संकलन इनका बहुत मशहूर है, जिसमें 1, 2, 3 भाग है। तार सप्तक में कुछ कवियों की कविताएं के इकट्ठा किया गया है, जिसमें मुक्तिबोध को प्रमुख स्थान मिलता है। तार सप्तक 1, 2, 3 तार सप्तक आपके मशहूर है। और आलोचना के लिए भी आपने पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य। और इस तरह से आगे जी प्रयोगवादी कवि के रूप में हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपने हिंदी के काव्य क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए हैं। तो उनकी जो कविता आपके सामने प्रस्तुत है, वो कविता बहुत छोटी कविता, बहुत अच्छी कविता है। बालकों में जो परिवर्तन होते हैं, उसके बाद वो परिपक्व होते हैं, तो उस दशा को जो है आगे जी पकड़ने का प्रयास करते हैं। अनुभव परिपक्व शब्द से आपको उसका अर्थ पता चल रहा है। अनुभव कहते हैं एक्सपीरियंस को, परिपक्व कहते हैं पकने को। पकना मीन्स बच्चे जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, फिर उसके बाद उनमें अधगदरापन आता है, फिर उसके बाद पक्के होते हैं। जब युवक हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो वो पक्के होते हैं। तो धीरे धीरे उनमें बदलाव जिस तरह से आता है, उस बदलाव को पकड़कर यहाँ पर कविता प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग एडमिट हो रहे हैं, बहुत देर से एडमिट हो रहे हैं, शायद ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो गए। तो इस कविता में कवि ने बहुत सरल अंदाज से बताया है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जब सबसे छोटे होते हैं तो बहुत सताते हैं, बहुत जिद करते हैं, हर चीज़ की वो मांग करते हैं, और जो चीज़ उनको मांगने पर नहीं मिलती है उसके लिए वो जिद और रोना करते हैं, हट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनमें परिवर्तन होता है, तो वही हट थोड़ा तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर उनमें थोड़ी समझ आती है, फिर उसके बाद और भी समझ आती है। तो जैसे जैसे समझ आती है, तो माता पिता के साथ उनकी जिद में परिवर्तन कैसे होता है, इसको पकड़ने का प्रयास आग्नेय जी ने की है। मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक मनोवैज्ञानिक दायरा है, ये साइकोलॉजिकल स्टडी है। ये मन को पकड़ने का जो काम है, जो कवि करता है, उसको मनोवैज्ञानिक कवि कहते हैं, मनोवैज्ञानिक लेखक कहते हैं। शेखर एक जीवनी में उन्होंने इसी प्रकार से बताया। दिल के अंदर की बातों को पकड़ने की कोशिश वैज्ञानिक लेखक करता है, और दिल के आयु के अनुसार मन और मस्तिष्क में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसका अध्ययन भी ये मनोवैज्ञानिक दायरे में आता है, मनोवैज्ञानिक स्टडी के अध्ययन के दायरे में आता है। तो इसी प्रकार के श्रेणी में आगे जी गिने जाते हैं। कल जो कविता है, मैं आपको पूरी कविता पढ़ के सुनाऊंगा, फिर वो कविता का जो भाव है वो भी स्पष्ट रूप से कल समझाऊंगा। कल जो है हम फिर से क्लास लेंगे, ये कविता को हम पढ़ लेंगे तो हमारी लगभग नई कविता समाप्त हो जाएगी। पुरानी कविता में एक बिहारी लाल को हमें पढ़ना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कल ये कविता समाप्त करने के बाद हो सके तो रिवीजन करेंगे, या नहीं तो गद्दी में जो आपको 2 काल पढ़ना है, वो 2 काल मैं उसके बाद शुरू करूँगा। ठीक है, सेकंड ईयर की क्लास हम आज यहीं तक समाप्त